हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन सीखो सिखाओ वाई क्रियांश में एक बार फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं अंग्रेजी के ऐसे लेटर्स के बारे में जिनको जानने के बाद आप अपनी अंग्रेजी की जो किताब है उसको एक पढ़ने के लिए एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं और उसके द्वारा आपको अंग्रेजी की जो किताब है उसको पढ़ने में काफी मदद आपको मिल सकती है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लेटर्स होते हैं जिनमें आपको नाम लिखने में या कुछ हिंदी से इंग्लिश को टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, उस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बताया था और बताया था कि कौन से स्वर होते हैं, कौन से वोवेल्स और कौन से कॉन्सोनेंट्स, कौन से व्यंजन होते हैं। वो सारी बातें हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब सिखाओ पर जाकर के उसको दोबारा से वो वीडियो देख ले, ताकि आपको ये जो नया वीडियो हम बना रहे हैं वो आसानी से समझ में आ सके। और इस वीडियो में आपको आज आपको बताएंगे कि इंग्लिश के जो जनक थे वह कौन थे, क्योंकि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं तो हम आपको जरूर जो इंग्लिश के जनक है उनका नाम बताएंगे। तो आज हम अपने वादे के मुताबिक आपको उनका नाम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जाने कि अंग्रेजी के जो जनक हैं वो कौन है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा वो लेटर कौन से हैं जिनके द्वारा आपको अब आपकी अंग्रेजी की किताब पढ़नी आसानी से आ सकती है। कर रहे हैं हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले अक्षरों की। तो पढ़ने वाले अक्षरों के बारे में बताना है। यहाँ पर लिखा स्वर। स्वर को हम अंग्रेजी में वॉवेल्स बोलते हैं और वॉवेल्स 5 प्रकार के होते हैं जिनको ए ई आई ओ यू कहा जाता है। और इसके जो बाकी के बाकी के जो लेटर्स होते हैं 21, उनको हम कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो ये वॉवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स के मेल से ही शब्द बनते हैं। वॉवेल्स के और कॉन्सोनेंट्स के मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। लेकिन इनके बारे में और भी किस तरीके से साउंड करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें और बताएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं उन मोस्टली लेटर्स के बारे में जिनका यूज़ आप अधिकतर अपनी बुक को पढ़ने में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है तो मात्रा के रूप में मैंने बता दिया आपको। पिछली वीडियो में आपको बताया था बोलकर मैंने कि इसको बड़ा बोलते हैं, इसको छोटी बड़ी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋण यानी रा 3 प्रकार से लगाते हैं। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़े अंग। ये जिनको मात्राएं याद नहीं हो या जिन्होंने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि इनको किस प्रकार से हम बोलते हैं। साथ ही इनसे मिलने के बाद ही लेटर्स में यानी कॉन्सोनेंट्स में इनके साथ लिखने के बाद वो शब्दों की जो आवाज़ है वो बदल जाती है। किस तरीके से बदलती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर अकेला सी लिखा हो तो उसको का भी उच्चारण कर सकते हैं और सा में भी उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन का उच्चारण कहाँ करना है और सा का उच्चारण कहाँ करना है वो यहाँ पर लिखा है। अगर सी के बाद में ई लिखा होगा, अब यहाँ पर चाहते तो ये इस तरीके से रह सकता है, लेकिन ई यहाँ पर लिखा है तो ये मात्रा के रूप में आवाज़ करेगा छोटे ए की। अब सी ए से बनता है का और सी ओ से बनता है को। ठीक है। एच ओ, अगर एच के बाद में ओ लिखा होता है और उसके बाद में कोई वॉवेल्स दूसरा वॉवेल्स और होता है तो वो हमेशा ओ की आवाज़ निकालेगा। इसकी आवाज़ निकालेगा, ओ की आवाज़ निकालेगा। जैसे कि ऑनेस्ट और एच ओ यू आर, तो इसको आवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको आवर बोलेंगे। फिर के एन अगर लिखा होता है, कभी भी अगर के बाद में एन आएगा तो हमेशा वो ना बुलाया जाएगा। जैसे कि होता है नाइट, तो नाइट का मतलब यहाँ पर रात नहीं हो, यहाँ पर होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। जैसे आपने देखा होगा ना गुड नाइट, आप मोर्टिन जलाते होंगे तो गुड नाइट लिखा हो, तो गुड नाइट को आज अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा लेकिन आज नोटिस करना, तो गुड नाइट पर नाइट ये वाला लिखा हुआ होता है, ना कि ये वाला। ठीक है, ये नोटिस करना आप। तो ये नाइट नहीं होता है, ये नाइट लिखा होता है। इसका मतलब होता है रात का योद्धा। क्या होता है? रात का योद्धा। उसके बाद आपका आता है पी एच। तो पी एच अगर किताबों के अकॉर्डिंग लिखा होता है तो पी एच को आप पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। और फा का मतलब होता है जैसे फोटो, पी एच ओ टी ओ। तो पी एच का मतलब फा, ओ की मात्रा लगेगी तो फोटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो हो जाएगा। या पी एच वाई एस आई सी एस, फिजिक्स। क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो ये आपके जो लेटर हैं, जो लेटर है पी एच, इनको जब आप पढ़ते एक साथ लिखे हुए होंगे किताब के अंदर तो आपको जब इनको उच्चारण करना होगा तो फा में उच्चारण करना होगा। किसमें? फा में। हम वो बता रहे हैं कि जो लेटर लिखा होगा उसको आप पढ़ेंगे किस रूप में, यानी उसका उच्चारण किस रूप में करना है। ठीक है। यहाँ पर अगर क्यू यू की बात करें, क्यू ऐसा दुनिया में कोई शायद वर्ड होगा, शायद होगा, वरना मुझे लगता नहीं होगा, क्यू के बाद में अगर यू ना आए। अगर कोई शब्द लिखा है, चाहे वो आपका क्वालिटी हो, क्या हो? क्वालिटी हो, या फिर आपका क्वेल हो, क्या हो? रिक्वेल हो, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी हमेशा आवाज़ निकलेगी क्वे। क्या निकलती है? क्वे। चाहे वो क्वाइट हो, ठीक है, क्वांटिटी हो, कुछ भी बात बोलेंगे तो आप क्वे के आवाज़ में साउंड जो करेंगे आप क्वे का साउंड करेंगे। किसका? क्वे।
W अगर लिखा होता है आपका तो आप वहाँ पर वा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर वॉच हो या फिर WH, ये जो आप क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाई हो, तो यहाँ पर आप W अगर शुरू होता है, W से कोई लेटर शुरू होगा तो उसको आप वा में उच्चारण उसका करते हैं। वैसे ही X, कमाल की बात यहीं पर आती है, X अगर जहाँ पर लिखा होता है तो जैसे लिखा हो XLO, तो ज़्यादातर इसको XLO पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? XLO पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इस तरीके से कभी या XYLO लिखा हो तो इसको एक्साइलो पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइलो, क्योंकि हम X को X ही बोलते हैं ना उच्चारण करते वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार से लिखा हो सकता है होगा तो आपको इसको जा में उच्चारण करना है। किसमें? जा में। तो आप इसको बोलोगे जोलो और इसको बोलोगे जाइलो। क्या बोलोगे? जाइलो। अगर आप X बोलोगे तो यहाँ पर सिर्फ ये X ये रहेगा और प्लस RAY, तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं एक्सरे। क्या बोल सकते हैं? एक्सरे। नेक्स्ट है आपका Z। अगर Z कहीं लिखा होता है और आपको उसको पढ़ना है तो Z का मतलब ये जो होता है लिखने के रूप में ज़्यादातर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Z का जो मतलब यहाँ पर जो जा लिखा है इसके नीचे नुक्ता लगा है, उर्दू के अनुसार होता है ये, तो इसका ऐसे जमील, ज़मीन, जाहिद, यानी जा, मतलब जा में थोड़ा सा साउंड खिंचता है तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका GAGO, यानी GA लिखा होगा तो यहाँ पर ए का उच्चारण हमने एक ही मात्रा में करा, तो क्या हो गया? गे, और दूसरा हो गया गो। जैसे गेम, GAME, तो ये क्या बन जाएगा? गेम हो जाएगा। फिर आपका GE, अगर GE लिखा होगा तो ये हमेशा जा की साउंड करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, क्या हो? इंटेलिजेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर GE लिखा है तो लेकिन हमने क्या पढ़ा है? इसको जे पढ़ा है। ठीक, वैसा है। अगला आगे आपका है OU। अगर OU एक साथ लिखा आता है और बीच में होता है, किसी शब्द के बीच में OU एक साथ लिखा होता है तो वो हमेशा साउंड करता है छोटे ऊ का, और मात्रा के रूप में यहाँ पर ऐसे करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक शब्द लिख रहे हैं SHOULD, तो यहाँ पर SH का अगर हम करें तो ये सा बनता है, और ये OU अगर हम लगाएं तो मात्रा के रूप में यहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, और फिर L साइलेंट रहता है इसमें, और D, तो ये इस तरीके से शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड। वैसा ही अगर आप करना चाहो तो फिर क्या हो जाएगा? W लगा दो तो यहाँ पर बुड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहो तो ये फिर हटाओ, कुछ चेंज नहीं करने ज़्यादा, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है शब्दों को, और यहाँ पर C लगाओगे तो कुड हो जाएगा। ओके। अब आगे आपका अगर आता है EA, क्या आता है? EA लिखा हुआ आता है। क्या आता है? EA अगर लिखा हुआ आता है तब आपको क्या करना है? जैसे बीच में आएगा, ये भी हमेशा याद रखना, BEAT, तो बीट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बीट बोलेंगे। तो बी का अब इसको हमने कैसे बनाया? जैसे बा लिखा है तो इसके लिए वाह, और EA के लिए बताया कि आपको बड़ी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, टा बीट। उसी तरीके से आप अगर चाहो तो इसको सीट बना दो। क्या बना दोगे? सीट। ठीक है, यानी कि बस थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है और आपके जो शब्द हैं वो बदलते चले जाते हैं। तो इतना याद रखना कि जब ये आपका EA साथ लिखा हो तो उस लेटर पर, उस अक्षर पर आपको बड़ी की मात्रा लगा देनी है, और इससे आपको जो पढ़ने में है आपकी किताब वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब जैसे जैसे GST लिखा हुआ है, क्या लिखा है? GST लिखा है तो GHT, जैसे RIGHT, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको मैं मेंशन करना चाहूँगा और आप ज़रा प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर राइट लिखा है, क्या लिखा है? राइट, तो यहाँ पर रा के लिए तो हमने लेटर लिखा रा, करेक्ट, लेकिन अब यहाँ पर आई की साइलेंट, आई की आवाज़ आ रही है। किसकी? आई की। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आई ऐसे लगाएं, नहीं लगा सकते। यहाँ पर बड़ा आ अगर हमारा लिखा हुआ आ रहा है तो जो बड़े आ का मात्रा वाला रूप होता है हम वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम आ और ई यानी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और बचा क्या हमारा? GST, तो GST के लिए हमें क्या लगाना है? टा, राइट। वैसे ही अगर हम चेंज कर दें, यहाँ से टी लगा दें तो टाइट, अगर एस लगा दें तो साइट, और एफ लगा दें तो फाइट। यानी कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं करने, बस हमें एक दो शब्द अपने याद रखने हैं और उनको ठीक से समझ लेना, और उसके बाद आपको इतनी बड़ी परेशानी होने वाली नहीं है। वैसे ही आपका अगर नेक्स्ट है OUGH, ये एक साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब बनता है यहाँ पर फा। जैसे आपका आता है ROUGH, तो अगर इसके लिए तो आपको पता है रा है ना। अब OUGH का आपको सर ने बताया दिया कि फा लगाना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? फा लगा देंगे और इस प्रकार से हो जाएगा आपका रफ, और रफ का मतलब होता है खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा। अब यहाँ पर आप कर दो टी लगा दो, टफ।
सी लगा दो, कफ। सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आगे अब आपका टी एच, जहां भी आपका टी एच लिखा होगा वहां पर आपको हमेशा क्या लगा लेना है, उसको दा समझना है। क्या समझना है? दा। जैसे लिखा होगा ऑदर, क्या होगा? तो इसको आप ऑथर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ऑथर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑदर। क्या पढ़ेंगे? ऑदर। या फिर आपका लिखा होगा OTHER, तो भी इसको आप क्या पढ़ेंगे? अदर। दा यहाँ पर रहेगा और आप इसको क्या पढ़ेंगे? अदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है सन, TION अगर आपका लिखा होता है तो TION के लिए क्या करना है आपको? मान लीजिए जैसे लिखा हुआ आता इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने अगर मेरा पिछला वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब उसको जा करके देखिएगा, क्योंकि आपको वो जो चीज़ें हैं वहाँ पर समझ में आएंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 नियम बताए थे और उस नियम के माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो अगर मान लीजिए यह स्वर है तो इसको शुरू में आप पूरा जो उसका रूप होता है उसी रूप में लिखते हैं, इसको आप मात्रा यहाँ पर नहीं बनाते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स है, जस्ट कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स जब 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे, यानी 2 व्यंजन एक साथ आएंगे, तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट्स होगा वो आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो यहाँ पर जो एन है वो आधा बनेगा, यानी कि ना हम आधा बनाएंगे और एफ को हम पूरा बनाएंगे। उसके बाद ओ की मात्रा हम फा पर लगाएंगे। फिर देखो जस्ट आर और एम, यानी दोनों फिर कॉन्सोनेंट्स, यानी दोनों व्यंजन एक साथ हैं, तो हम यहाँ पर आर को क्या बनाएंगे? आधा बनाएंगे। तो आधा मतलब इस प्रकार से इसको लगाएंगे और एम को क्या करेंगे? पूरा बनाएंगे। करेक्ट। उसके बाद आई लगा हुआ है तो आई की जो मात्रा लगेगी वो छोटी की मात्रा माँ पर लगेगी। तो ये हो गया इन्फॉर्मी। और TION का हमें पता चल चुका है कि TION का मतलब सन होता है, तो हम इसको आंख मीच कर वैसे ही लिख देते हैं सन। तो क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको बस थोड़ा सा, जो मैंने आपको 2 नियम बताए थे पिछले वीडियो में, आपको उनको देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। वैसे ही जैसे सन तो वह है पैसन। अब उसके बाद में WR लिखा हुआ है, तो जब कभी भी WR लिखा हुआ आता है, क्या आता है? जब कभी भी WR लिखा हुआ आपका आएगा तो वो आपका, आप उसको रा पढ़ेंगे। जैसे WRITE, तो राइट, इसको क्या बोल रहे हैं हम? राइट बोल रहे हैं। W साइलेंट रहेगा और R का साउंड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये राइट। उसके बाद आपका मान लीजिए RIST, रिस्ट, इसको क्या बोलेंगे? ब्रिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको रिस्ट बोलेंगे, यानी W यहाँ पर साइलेंट रहेगा हमेशा, याद रखना। ओके। नेक्स्ट है आपका LK। अगर किसी लेटर से पहले LK आ रहा है, जैसे मान लीजिए टॉक, TALK टॉक, तो अगर L आ रहा है तो हमेशा याद रखना उसको आपको साइलेंट करना है। K से पहले अगर L आ रहा है तो उसको साइलेंट रखना है, तो इसको आप बोलेंगे टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका Y। अब यहाँ पर बाय पर एक मोस्टली बात आपको समझनी होगी कि बाय में क्या होता है। बाय यहाँ पर देखने में ये आपके लिए क्या है? एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है, लेकिन इसके अंदर आपका स्वर का भी इस्तेमाल हुआ, यानी एक संयुक्त लेटर है। क्या है? एक संयुक्त लेटर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मान लीजिए हमने लिखा SHY, तो यहाँ पर बात यह आ रही है कि सर इस आपने बताया था कि कॉन्सोनेंट्स के और वोवेल्स के मेल से ही शब्द बनता है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है। S भी कॉन्सोनेंट्स है, H भी कॉन्सोनेंट्स है और Y भी कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन आपको इतनी बात याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम उच्चारण, हमने बताया था आपको हर बार में कि डिपेंड करता है आपके उच्चारण पर, आप उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। यदि आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप बोल रहे हैं साई। क्या बोल रहे हैं? साई। तो आपके उच्चारण में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से हो जाएगा SH। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 जो स्वर हैं उनको लिखना है, बा को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये साई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही स्काई, तो क्या हो जाएगा? स्काई। करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई का महत्व क्या है यहाँ पर। डी, अभी डी को हमने जो लिखा है, डी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई अंग्रेजी का शब्द शुरू होगा डी से, तो उसको आप दा नहीं पढ़ेंगे, उसको डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डा। जैसे डॉग, डू, डन, तो आप किसके साउंड करेंगे? डा का। वैसे ही टी अगर लिखा होगा तो आप ता की आवाज़ नहीं निकालेंगे, तलवार, तरबूज, इस तरीके से आवाज़ उसका नहीं आएगा, उसका टा का आवाज़ आएगा। चाहे वो टमाटो हो, टोटल हो या टोटॉइज हो, यानी हमेशा जहाँ भी टी लिखा होगा तो आप वहाँ पर टा का ही साउंड
करेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पर ज़रूरी लेटर्स थे वो मैंने आपको बताया कि उनको किस तरीके से हमें साउंड करना है, किस तरीके से उनको हमें उच्चारण करना है। और मैं आपको बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको उच्चारण आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, जो मोस्टली शब्द थे यानी लेटर्स थे जो मिलकर बने हैं वॉवेल से, वो कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से साउंड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो प्लीज़ इसको आप अपना नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद एक बार कोशिश कीजिएगा कि हमको इनको कैसे बोलना है। और साथ ही मैंने आपसे बताया था कि आपको मैं अंग्रेजी के जो जनक है उनका क्या नाम है वो आपको बताऊंगा। तो अंग्रेजी के जो आपके फादर हैं यानी फादर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, तो वो हैं आपके लिंडन मुरे। कौन है? लिंडन मुरे। लिंडन मुरे ने जो इंग्लिश ग्रामर का उत्पादन किया था, कह सकते हैं उत्पादन क्या था, यानी कि उसकी शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर यानी व्याकरण को सही क्रम से रखने की जो परिभाषा जो पारित की है वो लिंडन मुरे ने ही की थी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे से इंग्लिश सीखना है और पढ़ना है तो प्लीज़ ये दोनों जो वीडियो हैं इनको एक बार बारीकी से देखने की आपको आवश्यकता है। और जो मैंने रूल्स लिखाए हैं आपको पिछले वीडियो में, तो उनको भी आप नोट करके अगर आप उसके द्वारा इनको देखते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट्स करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया है, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊँगा। यानी जैसे जैसे समय जाएगा मैं आपको लेटर्स के बारे में ज़रूर जानकारी देता जाऊँगा कि उनको किस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। साथ ही ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया इंग्लिश के फादर के बारे में, यानी इंग्लिश के जनक जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, उनका नाम मैंने आपको सही बताया है या आपकी राय में कौन हो सकते हैं वे, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और अपने मित्रों और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी से अंत में मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हैं और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पास में जो बेल आइकन उसको दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे नए वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।